आज हमारा जो टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट के हवाले से कि जावास्क्रिप्ट क्या है। थ्योरी के हवाले से वही वेबसाइट जिसे मैं आपको पहले भी रिकमेंड करता हूँ, W3 स्कूल से जावास्क्रिप्ट वर्कआउट मैंने ओपन किया है। यहाँ वो मुझे कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिगार्डिंग टू वेब। हमने कहा जावास्क्रिप्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा, वेब पर जब भी आपने फ्रंट एंड के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करनी है देन वी हैव टू वर्क इट विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज़ होती है। ये पहली प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समटाइम पीपल विल से कि जावास्क्रिप्ट और जो आपका जावा है वो एक ही। याद रखिएगा, जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज whereas JavaScript is the programming scripting language. JavaScript is easy to learn, so it's much easier to understand. इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हैं, जिसके हवाले से हम अपनी वर्किंग वो परफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट को अगर आपने अपने पेज में ऐड करना है तो उसका तरीक़ेकार बड़ा ही सिंपल है। आप जावास्क्रिप्ट के लिए जो कोड है जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मुझे नज़र आ रहा है टर्न ऑफ लाइट। इस वक्त लाइट नज़र नहीं आ रही। जैसे ही मैं टर्न ऑन पे क्लिक करता हूँ, हुआ ये है कि जावास्क्रिप्ट ने इस इमेज को एक दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस कर दिया है और आपको ऐसे लगता है कि ये बटनों से आपका जो बल्ब है वो ऑन ऑफ हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, ये इनकी वैल्यू बदल सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल्स, ये CSS बदल सकता है। यानी अगर आपने कोई बटन दबाया और आपने बाद में यानी किसी प्रोग्राम की वर्किंग जो है वो चेंज करनी है तो हम इसके मदद से चेंज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी CSS में चेंजिंग लाकर ऑब्जेक्ट्स को हाइड या शो करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML, जिस तरह मैंने हाइड किया था इस तरह आप शो करवा सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिगार्डिंग टू फ्रंट एंड। जावास्क्रिप्ट को लिखा कैसे जाता है? किसी भी पेज में जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको जिस टैग की ज़रूरत पड़ती है वो आपका स्क्रिप्ट का टैग है। तो हम स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यूज़ करेंगे जब भी हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना चाहेंगे। स्क्रिप्ट का टैग ओपन, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करेंगे, इससे आपका जावास्क्रिप्ट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और हेड में हम इसको ऐड कर लेते हैं या डॉक्यूमेंट के लास्ट में अपने स्क्रिप्ट्स को ऐड करते हैं ताकि हमारे पेज की रेंडरिंग जो है वो स्लो ना हो। उसके बाद जहां भी आपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना होगा वहां पर भी आपको स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट और स्क्रिप्ट टैग जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। फॉर द ओल्ड स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्क्रिप्ट के साथ हमें टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट भी लिखना पड़ता था। बट याद रखिएगा, अब क्योंकि पहले दो स्क्रिप्ट ज़्यादा मशहूर थे, एक जावास्क्रिप्ट और एक VB स्क्रिप्ट। अब ये है कि मोस्टली जावास्क्रिप्ट ने ओवरकम कर लिया है इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम चीज़ों को कवर अप करके अब सिर्फ एक ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रेफर होती है जिसे डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है, एंड दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है जो वेब के लिए यूज़ होती है। जावास्क्रिप्ट में दूसरी लैंग्वेज की तरह फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आर द पीस ऑफ कोड, ये कोड का हिस्सा होते हैं जो हम छोटे छोटा एक हिस्से को लिखकर रीयूजेबिलिटी के लिए रख लेते हैं। जब कभी भी हमें अपने कोड को दोबारा यूज करना होगा तो हम इस कोड को जो है वो रीयूज कर सकते हैं। तो फंक्शंस आर द स्मॉल स्निपेट्स ऑफ कोड, ये कोड का छोटा छोटा हिस्सा है। प्लस जावास्क्रिप्ट कैन राइट ऑन डिफरेंट फंक्शन विद द इवेंट्स, हम इवेंट्स के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। इस बात का मतलब ये है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, वन इज कॉल्ड द लैंग्वेज जिसमें कंपाइलर होता है और एक लैंग्वेज होती है जिसमें इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर ये होता है कि इसमें आपकी तमाम कोड जो है वो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करके रिजल्ट निकाल लिया जाता है, जबकि इवेंट होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोड लिखते हैं। मसलन मैं ये चाहता हूं कि बटन को दबाया जाए, ऑन क्लिक, बटन पर माउस मूव किया जाए, ऑन माउस ओवर, बटन पर डबल क्लिक किया जाए, DBL क्लिक, बटन के ऊपर पॉइंटर आउट हो, की प्रेस हो, की अप हो, की रेज हो।
तो ये तमाम इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के ऊपर हम अपने फंक्शंस बनाएंगे और वो फंक्शन सिर्फ उसी इवेंट के ऊपर वर्किंग किया करेंगे, बाकी जगह पर वो अपनी वर्किंग नहीं परफॉर्म करेंगे। सो नाउ जावास्क्रिप्ट विद अ वेरी पावरफुल इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपका स्पेसिफिक इवेंट कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है जिसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करते हैं। देन जावास्क्रिप्ट आप कहाँ लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट आप हेड पे भी लिख सकते हैं, आप बॉडी में भी लिख सकते हैं, आप बॉटम ऑफ द पेज भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। मोस्टली स्टैंडर्ड यही है कि जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम हेडर में हेड पे डिफाइन करते हैं। अगर मैं आपको एक स्मॉल कोड दिखाऊं तो जावास्क्रिप्ट में अभी फिलहाल इस कोड को आप छोड़ दो, अभी आपने देखा कि सबसे पहले ऊपर डॉक्यूमेंट डॉक टाइप है, HTML हेड एंड देन आपका बॉडी, तो ये आपका सिंपल वर्कआउट है जो आपका यहाँ पर फॉर्म होता है। अब मैंने कहा कि जब भी किसी बटन को प्रेस किया जाए तो ये इसका इवेंट है ऑन क्लिक, इस इवेंट पर एक फंक्शन है जो कॉल होगा जिसका नाम है माय फंक्शन। तो मैंने माय फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, माय फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो मेरे पास एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा। थोड़ा सा इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लाइन का हिस्सा है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लाइन में आप किसी भी पेज के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को, जैसे देखें यहाँ पर पेज पर मौजूद H1 है, पेज पर P मौजूद है, पेज पर एक ID डेमो मौजूद है, और क्योंकि आप CSS में पढ़ चुके हो कि हम पेज पर क्लासेस भी बना सकते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो टैग का नाम है, चाहे वो टैग की ID है, चाहे वो तमाम टैग्स हैं या कोई क्लास है, आप गेट एलिमेंट ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सो यू कैन एक्सेस एनी ऑब्जेक्ट। मोस्टली जो स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट में किसी एक स्पेसिफिक को पिक करना होता है, तो आप सबको पता है कि स्पेसिफिक को पिक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम आईडीज यूज करते हैं। तो जरा आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास, इसमें इस कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरा स्क्रिप्ट का पोर्शन है, यानी जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है। डिफॉल्ट इस कोड को उस वक्त तक लोड नहीं किया जाएगा, जावास्क्रिप्ट तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें फंक्शन यूज हुआ है तो फंक्शन को सिर्फ उसी वक्त यूज किया जाएगा जब इस फंक्शन को कॉल दी जाएगी। यानी मैं माय फंक्शन को जब कॉल भेजूंगा तो मेरे पास मेरी एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म होगी। व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट सेड H1, यहाँ पर मैंने कह दिया हेडिंग है, एक पैराग्राफ है जो कि डेमो के नाम से आपको नजर आता है। जस्ट वांट टू शो यू दिस कोड। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक आपने ऊपर लिखा H1 है, पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। याद रहे इस पैराग्राफ का जो आईडी है वो डेमो है, और एक आपके पास बटन है। अब वो कहता है ऑन क्लिक, जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे माय फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, मैं जंप कर जाऊंगा माय फंक्शन के ऊपर। जैसे मैं माय फंक्शन पे आऊंगा, माय फंक्शन में क्या हो रहा है, याद रखिएगा पहले दो ऑब्जेक्ट होते थे, एक विंडो ऑब्जेक्ट होता था, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता था। अब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जिसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास जो वर्किंग आती है वो ये है कि मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट पर जाओ, मैं इस डॉक्यूमेंट की बॉडी पे आ गया, वहां जाकर सर्च करो कोई आईडी, यानी एक ऐसा एलिमेंट जो आईडी वाइज डिक्लेयर हुआ है। मैंने वो आईडीज देखे तो सिर्फ इसके साथ ही आईडी मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसके साथ भी लिख देंगे तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक कि आईडी का अप्रोप्रिएट नाम नहीं होता। तो यहाँ आईडी का जो अप्रोप्रिएट नेम है वो क्या है, डेमो। उसने डेमो आईडी को सर्च किया, डेमो आईडी के अंदर इनर HTML, यानी ये वाला पोर्शन जो डेमो आईडी के अंदर आपके पास है, इनर HTML पोर्शन, इस पर जाओ और आप पैराग्राफ को रिप्लेस कर दो पैराग्राफ चेंज के साथ। सो देखिएगा आप पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा था यहाँ पे, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं आपके पास लिखा हुआ आ गया पैराग्राफ चेंज। सो यू कैन चेंज एनी टेक्स्ट, आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप के चेंज कर सकते हैं। सो आई जस्ट चेंज टू माय नेम, सो आई जस्ट सेड अत्तर अली बुखारी। So when I go and refresh this, so it will look like that we have a paragraph. So when I press this button, so I just have to go and refresh this code. I just click on this, a paragraph, ये आपका कोड लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने बटन दबाया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका इवेंट कॉल होगा, इवेंट में आपका माय फंक्शन जो है वो कॉल होगा। माय फंक्शन में गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो आईडी को पकड़ा जाएगा, डेमो आईडी का इनर HTML जो है उसको सैयद अत्तर अली बुखारी के साथ चेंज कर दिया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि आपके जब पेज है वो लोड होते हैं या रन होते हैं, तो अगर आप उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं या किसी HTML टैग्स को चेंज करना चाह रहे हैं या HTML के टैग को, HTML के CSS को, HTML एलिमेंट की CSS को, स्टाइल को, या आप उसके अंदर कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, सो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इट्स अ बेसिक एग्जांपल जो कि मैंने आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। जावास्क्रिप्ट आप बॉडी में भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो उसने हेड में नहीं लिखा, आप उसने बॉडी के अंदर जाकर बॉटम के ऊपर स्क्रिप्ट यूज किया। याद रखिएगा इस स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि इस फंक्शन को जब कॉल दी जाएगी तभी इस फंक्शन ने कॉल होना है, तो इसका मतलब है अगर आप ऊपर लिखने की बजाय नीचे लिखेंगे तो आपका वेब पेज भी लोड हो जाएगा एज कंपेयर टू के वो जो नीनो सेकंड या माइक्रोन सेकंड है जिसका ऊपर हेडर में लिखने से फर्क है वो खत्म हो जाएगा। तो एक प्रेफरेंस ये भी होती है कि अगर आपने अपने जो फंक्शंस हैं उनको ऑब्जेक्ट्स पे यूज करना है तो आप उसे बॉडी के अंदर बाद में भी लिख सकते हैं। सो यू कैन यू डू दिस। याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट का यही कोड उठाकर आप किसी एक्सटर्नल फाइल में ले जाएं, जिस तरह से आप एक्सटर्नल CSS बनाते थे, और बाद में उस को .js फाइल सेव करके आप अपने पास स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें स्क्रिप्ट सोर्स देंगे और जहां आपकी फाइल पड़ी है उसका स्क्रिप्ट दे देंगे। इट्स समथिंग लाइक दिस, जैसे लिंक आप लगाया करते थे, पर लिंक देकर आप लिंक करते थे हाइपर रेफरेंस देकर, और उसको आप ज्वाइन कर देते थे यानी CSS फाइल को अपने वेब पेज के साथ। इसी तरह आप अपनी एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल को मल्टीपल पेजेस के साथ एक्सटर्नल CSS की शक्ल में भी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एक्सटर्नल CSS के एडवांटेजेस क्या हुए? इट सेपरेट्स द HTML एंड कोड, या HTML और कोड को, प्रोग्रामिंग कोड को अलग कर देगा HTML कोड से। इट मेक्स HTML जावास्क्रिप्ट इजी टू रीड एंड मेंटेन, आपके लिए फंक्शन आसान हो जाएगा। और आपने, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें देख चुके हैं कि हमने देखा है कि जैसे ही आपको सिर्फ फंक्शन लिखना पड़े, उसकी डेफिनेशन ना देनी पड़े, तो आप सिर्फ उसका नाम यूज करेंगे और आपका जो कोड है वो मेंटेन हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ उसने दो CSS JS फाइलें बना ली, और अब जैसे ही वो इन फाइलों के अंदर मौजूद किसी फंक्शन को कॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। कैशेड जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पीड अप पेज लोड, आपके पेज की जो लोडिंग स्पीड है अगर आप इसको अलग से कैशे में लोड करवा लेते हैं तो दूसरे पेजेस के ऊपर भी अगर आप उसी स्टोल को यूज करते हैं, सो इट मेक थिंग इजियर एंड फास्टर फॉर यू, और ये आपके लिए आपकी आउटपुट जो है उसको ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो डिटरमिन करेगा। आप जावास्क्रिप्ट को किसी CDN से भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास की जावास्क्रिप्ट है जो काफी ज्यादा यूज हो रहा है पेज बार बार तो किसी वेबसाइट पे, तो आप उसका CDN पास करके भी आप उसे यूज कर सकते हैं बाय गिविंग द फुल पाथ ऑफ दैट वेब। लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें सर्वर एक्सटर्नल हो जाए, लाइक मैं पाकिस्तान में और ये US सर्वर पे लोड हुई है, तो इट विल टेक टाइम। और अगर ये मेरे सिस्टम में एक से ज्यादा दफा लोड होगी तब मुझे इसका एडवांटेज होगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट शुड टेक टाइम, और आपकी कैशे में लोड होने में ये काफी ज्यादा टाइम जो है वो लेगा। वैसे हम जावास्क्रिप्ट को अलग से लोड कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब साइट मैनेज की है तो हम उसके अंदर एक JS का फोल्डर बनाते हैं एसेट्स के अंदर, तो वो JS के फोल्डर के अंदर हम अपनी एक्सटर्नल बिल्ट इन JS फाइल्स जैसे jQuery की फाइल्स हैं या इसके और जो प्लेटफॉर्म है वो रख सकते हैं। और याद रखिएगा हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कस्टमाइज फाइल्स भी उसी फोल्डर में रखकर उसका पाथ देकर उसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा द एग्जाम्पल लिंक ऑफ दिस इज, आप सिंपल नाम दे दें तो इसका मतलब होगा कि आपकी JS फाइल उसी जगह पर से लोड हो रही है जिस जगह आपका सिंपल वेब पेज यानी आपकी इंडेक्स फाइल जो है वो लोड हो रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब सवाल ये आता है कि इस कोड को एक्सप्लेन करने की बात है तो इनर HTML टैग के दरमियान वाले हिस्सों की बात करता है। आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज होता है। विंडो डॉट अलर्ट, इससे आपके पास अलग से विंडो बॉक्सेस आ जाते हैं जो अलग से ऊपर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में एक विंडो का बॉक्स आता है, उसे हम अलर्ट बॉक्स कहते हैं। इसमें आपके पास प्रॉम्प्ट भी होता है, कंफर्म भी होता है, तो आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका कंसोल लॉग, जैसे अगर मैं F12 दबाता हूं तो आपको याद है कि यहाँ पर एक कंसोल की ऑप्शन आती है। आप कोई भी चीज इसके अंदर लोड करवाना चाहते हैं तो आप कंसोल डॉट लॉग का कोड जो है वो अपने पास यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिएगा, मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी किया और उसके थ्रू मैंने एक्सेस कर लिया अपने ऑब्जेक्ट को। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, आई जस्ट वांट टू शो यू दिस, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि देखें जैसे मैंने ये वर्किंग की है। तो अगर आप यहाँ देखिए कि राइट और 5+
6 उसने दोनों को जमा करके मुझे 11 जो है वो रिटर्न कर दिया है। तो आप इस तरह से अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा जी कि आप कहते हैं यू हैव टू पुट एन एग्जांपल ऑन द डॉक्यूमेंट। आप इस तरह से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा सम टाइम आपने ये ज़हन में रखना है कि प्लस का ऑपरेटर दो नंबर को जमा करने की बजाय उसको एज इट इज़ डिस्प्ले भी करवा देगा। यानी अगर आप यहाँ देखें तो जब मैं इस एग्जांपल को लोड करता हूँ और मैंने कहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करे 5 + 6 को जमा करें, तो पूरा का पूरा हो गया। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरे पेज को रिफ्रेश करेगा और आपका जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देगा। जबकि अगर आप इसको स्पेसिफिक एरिया को, आईडी को, क्लास को या टैग को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, टैग, नेम और सो ऑन यूज करते हैं। अलर्ट बॉक्स की एग्जांपल देख लीजिएगा। अलर्ट बॉक्स ये है कि जैसे ही आपके पास एक बॉक्स आया है और उसमें आपने एक वैल्यू शो करवाई है 11, ओके करेंगे। जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को रन करते हैं तो आपके पास अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट क्या करता है, आपको एक एम्बेडेड पेज जो है वो शो करवाता है और आपका एक अलर्ट बॉक्स जो है वो शो हो जाता है। याद रखिएगा अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म ये कि ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैसेज शो करने के लिए हम अलर्ट बॉक्स की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप स्क्रिप्ट में डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि विंडो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है तो विंडो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट अलर्ट लिखते हैं तब भी आपका अलर्ट बॉक्स जो है वो आपके पास लोड हो जाएगा। अगर आप कंसोल में कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग, उसमें जो भी आपने वैल्यू देनी है वो आपने दे दी। यहाँ अगर आप देखें तो मैंने कहा है स्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग, तो मेरे पास रन अगेन आपके पास वो कहता है एक्टिवेट डिबगिंग क्या है। अब एक्टिवेट डिबगिंग वही है, F12 हमने प्रेस किया। जैसे मैंने F12 प्रेस किया आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर आपको कंसोल के अंदर ऑटोमेटिकली एक लॉग लिखा हुआ नजर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये कंसोल लॉग जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चीज कर देता हूँ, मैं इसे 6 करता हूँ और यहाँ पर इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो आई जस्ट गो एंड रन, सो यू विल सी वी हैव 11 11 एंड 11। आपके पास बार बार वो पिछला वाला कंसोल भी आ गया है और ये अगले वाला कंसोल जो है उसने भी आंसर प्रिंट कर दिया है। सो इफ आई चेंज दिस टू 6 सो व्हेन आई गो एंड रन सो यू विल सी के ऊपर वाली लाइन से 11 आया है और नीचे वाली लाइन से 12 आया है। सो आप कंसोल में अगर डिबगिंग करना चाहते हैं, आप अपने वेरिएबल्स को रन करके ब्राउजर के अंदर ही चेक करना चाह रहे हैं तो कंसोल डॉट लॉग का कोड जो है वो आपके पास यूज होगा इसी प्रोसेस के लिए। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कंसोल डॉट लॉग में भी ऑटोमेटिकली लॉग जनरेट कर सकते हैं। मोस्टली प्रोग्रामिंग में एरर्स को जनरेट करने के लिए लॉग फाइल जो है वो जनरेट की जाती हैं। आप कहते हैं विंडो डॉट बटन, ये देखिएगा कैसे है, मैं जरा इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है जैसे बटन क्लिक होगा विंडो डॉट प्रिंट करेगा, विंडो डॉट प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा, वो जाके सर्च आउट करेगा कि विंडो डॉट प्रिंट का फंक्शन क्या है। तो विंडो डॉट प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, द विंडो डॉट प्रिंट मेथड यूज होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी जो फाइल है वो प्रिंटर को प्रिंट होने के लिए चली जाएगी। याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन बिल्टिंग आपके विंडो के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है और आप इस बटन को दबाकर विंडो डॉट प्रिंट से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेब पेज का प्रिंट ले सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाते हैं, आपको देखा है बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर सिर्फ बटन दबाते हैं और वो प्रिंट प्रीव्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि विंडो डॉट प्रिंट उन्होंने वहाँ यूज़ किया है। जैसे आप बटन को प्रेस करते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है और आप देख सकते हैं कि आपके वेब पेज का प्रिंट प्रीव्यू जो है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो विंडो डॉट प्रिंट की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट जो है वो ले सकते हैं। ये तो था एक जावास्क्रिप्ट का बर्ड्स आई व्यू जो हमने यहाँ पे देखा। अब जरा जल्दी जल्दी देखते हैं जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं। थोड़ा सा क्विकली मूव ऑन करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आपके हमने कहा 3 वेरिएबल हैं, एक एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है। याद रखिए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। अगर आपने वेरिएबल ये वाली लाइन नहीं भी लिखी तो कोई इशू नहीं है, बट फॉर अ बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, फॉर अ गुड प्रोग्रामर, यू शुड डिक्लेयर योर वेरिएबल। आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल दो तरह की चीजें होती हैं जी, याद रखिएगा, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू तब्दील नहीं करते, 5 6 7 100 1000 10,000 ए बी सी अत्थर वगैरह, अगर आप कुछ भी लिखते हैं टेक्स्ट, नंबर, स्ट्रिंग वगैरह या कुछ भी जो अपनी वैल्यू तब्दील नहीं करते, दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो 5 दुनिया में 5 ही होगा। याद रखिएगा इस तरह की तमाम चीज़ें कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। बट व्हेन वी वांट टू चेंज दीज वैल्यूज़ तो हम कहते हैं ए वेरिएबल एक वेरिएबल है, ए की वैल्यू किसी वक्त 5 हो सकती है, किसी वक्त 10 हो सकती है। जो भी वैल्यू मैं अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहूँगा वो मेरी वेरिएबल की वैल्यू होगी। सो व्हाट आई सेड हियर,
आई जस्ट सेड वेरिएबल एक्स वाई जी, एंड वेरिएबल एक्स में मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई में मैं एक्स को वैल्यू इनिशलाइज करता हूँ। जब पहली दफ़ा कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को दी जाती है तो इसे इनिशलाइज करना कहते हैं। जब किसी वेरिएबल को दोबारा कोई वैल्यू दी जाएगी, यानी अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 6, तो पिछले वेरिएबल को जो पहले वैल्यू दी जाती है वो इनिशलाइज होती है, जिससे वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू आ जाती है। जब आप इस इनिशलाइज वैल्यू को दोबारा चेंज करते हैं किसी और वैल्यू के साथ, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग में आपका कोड लेफ्ट से राइट की तरफ सॉरी आपका लेफ्ट से राइट की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट करेगा, यानी ऐसे करेगा, तो x को 5 मिल जाएगा। अगर मैं दोबारा यहाँ y की जगह x लिख देता हूँ तो ये असाइनमेंट होगी। पहली दफा जब कोई वैल्यू मिलती है होती वो असाइनमेंट ही है, लेकिन उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और दूसरी दफा जब उसमें कोई वैल्यू आ जाती है देन वी विल कॉल इट दैट असाइनमेंट, की बजाय हम उसे इनिशियलाइज की बजाय असाइनमेंट कहते हैं। बट याद रखिएगा इनिशियलाइज हो, असाइनमेंट हो, डिक्लेरेशन हो, कोई भी लाइन होगी कोड की तो उसके आखिर पे हम अच्छी प्रैक्टिस के लिए सेमी कॉलन लगाएंगे। इस जहां सेमी कॉलन मिलेगा, ये जिस तरह हम रियल लाइफ में इंग्लिश लिखते हुए फुल स्टॉप यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलन से आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को फिनिश कर देते हैं और ये पूरी जो लाइन है ये आपकी एक स्टेटमेंट कहलाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं जो इस कोड के अंदर लिखी हुई हैं। याद रखिएगा आप किसी भी तरह से अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो मैंने जो स्टेटमेंट यूज किया है, मैंने कहा मेरे डॉक्यूमेंट पे जाओ, उस पर जाकर एक आईडी या डेमो उसको सर्च करो, उसके इनर एचटीएमएल के अंदर हेलो डॉली लिख के आप उसको प्रिंट करवा दो, तो ये पूरी लाइन भी एक स्टेटमेंट कहलाएगी। याद रखिएगा सेमी कॉलन क्या करता है, सेपरेट करता है जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स को। यानी यहाँ से पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है या उसकी वर्किंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है। याद रखिएगा अगर आप यहाँ 2 3 4 10 12 15 स्पेसेस भी दे जाते हैं देन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका जो ब्राउजर है वो इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो जावास्क्रिप्ट के इस कोड को अंडरस्टैंड कर लेता है। जब उसे सेमी कॉलन मिलेगा तब उसे पता चलेगा कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है। याद रखिएगा अगर आप 2 या 3 स्टेटमेंट्स को किसी एक टॉपिक के अंडर गेन शो कराना चाहते हैं, ब्लॉक के अंदर शो कराना चाहते हैं, तो ब्लॉकिंग के लिए हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस यूज की, यहाँ मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज की। अब ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये एक ही फंक्शन का हिस्सा हैं, यानी जब माय फंक्शन कॉल होगा तो इस ब्लॉक ऑफ कोड की वजह से आपकी ये दोनों लाइनों को एक ही पोर्शन समझा जाएगा। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में आपके पास कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। याद रखिए आप इनको वेरिएबल के नाम के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। कीवर्ड कौन कौन से हैं, ब्रेक सीक्वेंस को तोड़ता है, कंटिन्यू सीक्वेंस को जारी रखता है, डिबगर चेंजिंग कर देता है, डू यहाँ से शुरू करेगा, वाइल यहाँ तक, इसके आगे फौरन बाद लॉजिक दिया जाएगा, फॉर या जब आप लूप के लिए यूज करते हैं, फंक्शन जब आप किसी स्नैपेट के लिए यूज करते हैं, इफ आपकी कंडीशन को चेक करेगा, एल्स उसके रॉन्ग एरर यानी लॉजिकली फॉल्स कंडीशन को शो करने के लिए एल्स यूज होगा, रिटर्न जब मैं किसी फंक्शन से कोई वैल्यू लूंगा, स्विच में जब उसमें कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, जब कहीं एरर आएगा तो एक्सेप्शन को कैच करूंगा। उसकी एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया जाता है, जबकि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए VAR यानी वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव सम सिंटैक्स एरर्स अवेलेबल। आपके पास कुछ सिंटैक्स है लिखने का तरीका। आप एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए आप उनके दरमियान कोमा यूज़ करेंगे। आप एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उनके दरमियान में आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। अगर आप x को भी 5 और y को भी 5 देना चाहते हैं तो आप x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 करेंगे, इससे x और y दोनों को 5 वैल्यू साइन हो जाएगी। अगर आप 2 वेरिएबल को जमा करना चाहते हैं तो आप दरमियान में प्लस यूज़ करते हैं। फिक्स वैल्यूज और वेरिएबल वैल्यूज में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब आप किसी वेरिएबल की बात करते हैं, एक्स की बात करते हैं, देन एक्स इज कॉल्ड लिटरल। वेरिएबल्स और लिटरल तकरीबन एक ही बात है। आप फिक्स को लिटरल कहते हैं जबकि जो तब्दील हो सके उन्हें वेरिएबल कहते हैं। नंबर हो सकता है आपके पास इस तरह से, आपका स्ट्रिंग है डबल कोट्स में भी आ सकता है, सिंगल कोट में भी आ सकता है। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को VAR से डिक्लेयर किया जाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप इसके ऊपर ऑपरेटर लगा सकते हैं। याद रखिएगा ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन हम मल्टीप्लाई और डिवाइड परफॉर्म करते हैं, एंड आफ्टर दैट प्लस और माइनस जो है वो डील किया जाता है। याद रखिएगा इक्वल को असाइनमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है,
अगर आप असाइनमेंट किसी चीज़ को साइन करना चाह रहे हैं तो आप इक्वल लगाते हैं, और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो स्टार लगाएंगे। याद रखिएगा कंकैटिनेशन के लिए, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में किसी किस्म का कोई कमेंट देना है तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 बैकस्लैश लगाई जाती है, जबकि अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को आप कमेंट करना चाहते हैं तो स्लैश स्टार, और उसको क्लोज करने के लिए स्टार स्लैश जो है वो यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में देयर आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स अवेलेबल है। आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल को ही कहा जाता है और उसको आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, बट वो कहता है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर अंडरस्कोर, आपके पास डॉलर साइन होना चाहिए। मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर कोई भी वेरिएबल जो है डॉलर से स्टार्ट हो रहा है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज के या तो वो पीएचपी का वेरिएबल है या वो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। याद रखिएगा जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या बने बनाए प्रोग्राम होते हैं उनको अंडरस्कोर, डिजिट, डॉलर या इन चीज़ों से ही स्टार्ट किया जाता है। बड़ा छोटा लिखें तो फ़र्क है, अगर मैं इस तरह लास्ट नेम लिखता हूँ और इस तरह लिखता हूँ, सो दीज आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। आपको इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और आप इस तरह से इसे देख भी सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिंगल कमेंट्स के लिए हम ये बैकस्लैश यूज़ करते हैं, और अगर आप मल्टीपल कमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, ब्लॉक को कमेंट करना चाह रहे हैं, मल्टी लाइन्स को कमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर, जावा के अंदर यूज़ करेंगे। याद रखिएगा ये कोड स्क्रिप्टिंग के अंदर होगा। अगर ये स्क्रिप्टिंग के अंदर नहीं है तो वो HTML का कोड काउंट होगा और उस पर HTML के कोड जो हैं वही यूज़ किए जाएंगे। याद रहे कि हमारे पास वेरिएबल्स किस तरह से हैं। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लेट के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, कॉन्स्ट के थ्रू। कॉन्स्ट ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी भी डाटा को रीड ओनली कर देते हैं, यानी आप उसमें कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं कर सकते। देर आर डिफरेंट वेज। अब वो उसके बाद इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बदल गई हैं। मसलन आप यहाँ देखें कि प्राइस 5 है, यहाँ प्राइस 6 है और टोटल मैंने ये कह दिया है, तो ये प्रोग्रामिंग में एक अप्रोप्रिएट वैल्यू है जो आपके पास, अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो उसने क्या कहा है कि प्राइस, यू विल सी दैट प्राइस 1 एंड प्राइस 2, प्राइस 1 में ये है, प्राइस 2 में ये है। तो क्या करेगा, आपको टोटल रिटर्न कर देगा। टोटल कैसे मिला है? आपने दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर जाके जमा कर दिया है, तो ये इसने आपको इन दोनों को जमा करके असाइन कर दिया। याद रखिएगा हम प्रेफर करेंगे कि जो भी वेरिएबल हम यूज़ करें या आइडेंटिफायर हम यूज़ करें उनके नाम यूनिक हों, बार बार रिपीट ना हो, और प्रॉपरली जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उसके ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो डील करें। याद रखिएगा इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। देन वी हैव द डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल। आपके पास इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपने कहा कार नेम एक वेरिएबल होगा, अगर आप इसको वैल्यू नहीं देते तो अनआइडेंटिफायर आंसर आएगा। अगर आप इसको कोई वेरिएबल दे देते हैं तो वो इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ देखें मैंने वेरिएबल वॉल्वो लिखा, अब ये एक वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल है क्योंकि इसको आपने स्ट्रिंग असाइन कर दिया है। याद रहे आप किसी भी वेरिएबल को बाद में भी चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई दूसरी चीज़ें रख सकते हैं। आप वेरिएबल की वैल्यूज़ को कोमा लगाकर सेपरेट भी कर सकते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इसे मल्टीपल लाइन पर डिक्लेयर भी कर सकते हैं। याद रहे अगर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते, यानी उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो वो अनडिफाइंड वेरिएबल के तौर पर काउंट होगा। अनडिफाइंड, नल और जीरो में फ़र्क है। अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी। आप अगर किसी भी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। सो रीडिक्लेरेशन इज आल्सो पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट। देन वी सेड जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिक कैसे होता है, तो जमा, नफी, ज़रब, तकसीम। अगर आप स्ट्रिंग के दरमियान अर्थमेटिक करने की कोशिश करेंगे, यानी एक स्ट्रिंग होगा और दूसरा नंबर हो, या एक स्ट्रिंग दूसरा भी स्ट्रिंग हो, तो इसमें वो कंटिनेट कर देगा, जबकि इसके अंदर आपके नंबर्स आपस में जमा हो जाएंगे और बाकी आपका डाटा जो है वो एज इट इज़ आपको प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो उसने देखिए क्या किया है, पहले 5 लिख दिया और बाकियों को सिर्फ इसके साथ जोड़ दिया है। जबकि आखिरी केस में अगर आप देखें तो मैं अगले वाले केस में आपको दिखाता हूं। इस केस में वो क्या करेगा, उसने 2 और 3 को जमा किया और ये समझा था कि 2 नंबर है, इनको जमा किया और फिर एक स्ट्रिंग के साथ उसको जोड़ के लिख दिया। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी और आप इसको जो है वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ये था यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के हवाले से। याद रखिएगा डॉलर लगाकर भी वेरिएबल को प्रिंट किया जा सकता है। आप डॉलर में वैल्यू दे सकते हैं और बाद में आप उसको एक्सेस भी थोड़ा सा देख लें। इसको देखें, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया वेरिएबल $2 से, मैंने कहा $my money 5 से।
तो 5 और 2 अलग अलग वेरिएबल है। अब अगर वो कहता है आप इन्हें प्लस करते हो तो वो कंसिडर करेगा कि ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और दोनों को जमा करके आपको ये वैल्यू जो है वो साइन कर देगा। लेकिन याद रहे हम जो है कम्प्लेक्स चीज़ों से बचते हैं। अंडरस्कोर के साथ आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि जब मैंने अंडरस्कोर के साथ अंडरस्कोर एक्स को 2 दे दिया, अंडरस्कोर 100 को मैंने 5 दे दिया, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 2 है और अंडरस्कोर 100 की वैल्यू जो है वो 5 है। तो दोनों को जमा करेगा तो 5 + 2 7 आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसकी असाइनमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव द ऑपरेटर्स। मैं ऑपरेटर के अंदर आ जाता हूँ और ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास जो है वो प्लस ऑपरेटर है, जमा के लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सॉरी वी हैव द ऑपरेटर्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नहीं, प्लस से जमा हो जाता है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज होता है, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है यानी 2 का स्क्वायर करना है तो आप लिखेंगे 2 स्टार स्टार 2, तो इससे एक्सपोनेंट बन जाएगा। अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन लेंगे जस्ट लाइक द अदर प्रोग्रामिंग। अगर आप मॉडुलस यानी रिमाइंडर लेना चाह रहे हैं तो वो आप परसेंटेज के साथ लेते हैं। प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता है 1 का, माइनस माइनस डिक्रीमेंट करता है। अगर आप वेरिएबल का नाम पहले लिखेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा प्लस प्लस से, और अगर आप वेरिएबल का नाम बाद में लिखेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू में बाद में इजाफा होगा, पहले आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल असाइनमेंट के लिए यूज होता है, और जस्ट लाइक मैथ की ऐसे ही है। प्लस इक्वल का मतलब थोड़ा सा चेंज है। आप लिखते थे x + y = x, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं x + y। दैट्स मीन कि x में x की जो पहले की वैल्यू है उसमें y की वैल्यू को जमा करके रख दो, माइनस के साथ माइनस इक्वल यानी कमी कर दो, मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई कर दो, पुरानी वैल्यू में नई y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड इक्वल पुरानी x की वैल्यू पे को डिवाइड करो y की वैल्यू पे, जो आंसर है वो x में रख दो। रिमाइंडर इक्वल डिवाइड करो और जो बाकी बचता है उसको x में आप रख दो। जबकि x यानी 2 का स्क्वायर आपने करना है तो इक्वल भी आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द बॉटम एग्जांपल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये अब आप खुद देख लेंगे। सॉरी, नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं कुछ और ऑपरेटर जो कि लॉजिकल के लिए यूज होते हैं। दीज आर कॉल्ड वट दे, ऐसे ऑपरेटर जो हमारे पास क्या करते हैं कंपैरिजन के लिए यूज होंगे या लॉजिक रिटर्न करेंगे, वो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। डबल इक्वल का मतलब होता है चेक करो क्या दोनों वैल्यूज बराबर हैं। ट्रिपल इक्वल का मतलब होता है चेक करो क्या इन डेटा टाइप भी बराबर है। नॉट इक्वल ये इसके बराबर नहीं है। नॉट एग्जैक्टली इक्वल डेटा टाइप को भी चेक करो। ग्रेटर देन, दो में से बड़ा कौन है? जिस साइड पे मुंह खुला होगा वो बड़ी साइड होगी, जिस साइड पे मुंह बंद होगा वो छोटी साइड होगी। ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल को चेक करो, लेस देन और इक्वल को चेक करो। और अगर आप ट्राइनरी ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इफ के अंदर अगर आप लॉजिक के बाद ट्राइनरी ऑपरेटर देकर वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर बिल्कुल उसी तरह है जिसने हमने बेसिक में देखा है कि कौन कौन से हैं। अगर दो लॉजिक ट्रू हैं तो एंड का फंक्शन यूज किया जाता है। दो पाइपलाइन यूज करने का मतलब होता है और एंड में तमाम कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, और में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ट्रू आंसर आएगा। जबकि नॉट लॉजिकली इस तरह से नॉट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिफाइन किया जाता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप देखना चाहते हैं तो टाइप ऑफ का फंक्शन है, और इस इंस्टेंस ऑफ अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप उसका कोई इंस्टेंस बनाकर जो है उसको देखना चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। देन वी हैव द सम बिट एंड और नॉट एक्सऑर, और ये आपके पास आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे और अच्छे तरीके से वर्किंग कर लेंगे। देन वी हैव द अर्थमेटिक। मैंने ऑलरेडी आपको टोल्ड कर दिया, डिटेल में बता दिया, नीचे उसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपको यहाँ मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप देख लेंगे। क्विकली मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इनकी अच्छी तरह से अपने तौर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देन वी हैव द सम असाइनमेंट, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप खुद देख लेंगे। देन वी हैव द डाटा टाइप। डाटा टाइप में कौन कौन सी डाटा टाइप हैं? स्ट्रिंग को नंबर के साथ ऐड करेंगे तो स्ट्रिंग नंबर आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगे। ये आपकी इंटीजर और ये उसी की जो हमने ऊपर बात की है उसी की नीचे वर्किंग है। यहाँ आप देखें कि आपने एक वेरिएबल को वैल्यू साइन की, आप बाद में उसको स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं तो किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट करवाऊंगा तो ये अनडिफाइंड होगा, यहाँ पर x को प्रिंट कराऊंगा तो ये नंबर होगा, और यहाँ अगर प्रिंट करवाऊंगा तो वो स्ट्रिंग होगा। तो आप इस तरह से अपनी वैल्यूज को देख सकते हैं। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखे जाएंगे। अगर इशारिये वाली वैल्यू होगी तो इसे डेसिमल्स काउंट किया जाएगा। याद रखिएगा, e की पावर ऑटोमेटिकली सॉल्व होकर आपकी वैल्यू दे देती है। प्लस
में आपकी वैल्यू होंगी तो आगे 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर डिवाइड में आपके पास आता है तो माइनस से वो उसको डिवाइड काउंट करेगा, यानी 0 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देगा। बुलियन ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है, और एक कंटिग्यूस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है जो एक जैसी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। लाइक कार में 0 इंडेक्स कार्स ऑफ 0 पर सैब पड़ा होगा, देन कॉल ऑफ कार्ड्स ऑफ 1 पर वॉल्वो होगा, और कॉल ऑफ 2 पर आपके पास जो है वो BMW होगा। याद रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जितने भी होंगे, लाइक यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, तो मेरी इस अरे का जो साइज है वो 2 होगा, 0 से 2 तक, 0 1 2। और अगर आप अलग अलग इनकी वैल्यूज को गेट करना चाहते हैं तो 0 1 2 एंड सो ऑन करके भी आप वैल्यू गेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में मोस्टली हम चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा मैंने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट पर्सन बनाया, पर्सन के पहले चीज़ को मैंने कहा फर्स्ट नेम असाइन कर दिया, लास्ट नेम दे दिया, एज दे दी, और उसका आई कलर दे दिया। सो वी हैव सेट आवर पर्सन ऑब्जेक्ट विद द 4 डिफरेंट वेरिएबल्स। One is first name string, second is last name which is also string, third is integer, we will set it at 50, and fourth one is also string. So आपने 4 वेरिएबल को जो स्ट्रिंग और नंबर टाइप के थे एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर दिया विच इज कॉल्ड पर्सन, और आप इनको अलग अलग भी गेट कर सकते हैं, यानी पर्सन की एज कितनी है, फर्स्ट नेम कितना है, ये लास्ट नेम कितना है, एज कितनी, आई कलर कितना है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली बताता है कि आपके ऑपरेटर की जो है वो कितनी जो है वो क्या टाइप है। तो टाइप ऑफ जैसे ही आप देंगे, अगर आप स्ट्रिंग देते हैं, डबल कोट देते हैं तो वो कह देगा स्ट्रिंग है, अगर आप टाइप ऑफ इंटीजर कहते हैं तो वो इंटीजर दे देगा। याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप वेरिएबल यूज करते हैं तो टाइप ऑफ वेरिएबल में आपके पास उस वेरिएबल की डेटा टाइप भी रिटर्न हो जाती हैं। जब आपने कोई वेरिएबल नहीं इनिशियलाइज किया होता तो उसकी टाइप जो है वो अनडिफाइंड होती है। याद रखिएगा एन एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद अनडिफाइंड, एन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज बोथ अ लीगल वैल्यू एंड अ टाइप। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नल यानी डबल क्लोज स्टार डबल क्लोज मींस नथिंग, जबकि अनडिफाइंड कोई डाटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट नल, इसी में जावास्क्रिप्ट में एक और डाटा टाइप है, इसे नल भी कहते हैं। नल इज आल्सो नथिंग, और इसको नल करने के लिए यूज होता है टाइप ऑफ, कहता है यू कैन कंसिडर इट अ बग इन जावास्क्रिप्ट दैट अगर आप टाइप ऑफ नल देखेंगे इज एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी अ नल। याद रखिएगा नल एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट की टाइप है। टाइप ऑफ से अगर आप देखें नल की तो वो आपको एरर रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पर्सन को नल कर दिया, तो ये क्या करेगा, नल वैल्यू से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिल बरकरार रहेगा। इसके लिए टाइप पर्सन की ऑब्जेक्ट ही रहेगी, बट उसके अंदर वैल्यू जो है वो नल हो जाएगी, जो उसकी वैल्यूज थी वो खत्म हो जाएंगी। याद रहे कि अनडिफाइंड जो है इस मीन नथिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल क्या है? अनडिफाइंड आपने कहा टाइप ऑफ अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड, जबकि टाइप नल इज ऑब्जेक्ट। नल इज एग्जैक्टली इक्वल टू अनडिफाइंड, सो इट्स अ फॉल्स, इट्स नॉट पॉसिबल, बट नॉट डबल इक्वल, उसकी वैल्यू जो अनडिफाइंड हो सकती है, इट्स अ स्टेटमेंट विच इज अ ट्रू। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होती हैं जो पहले से मौजूद होती हैं, इसमें स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और अनडिफाइंड है। जबकि अगर आप देखें तो कम्प्लेक्स डाटा है वो होता है जो फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में आप पास करते हैं, इनको भी आप डाटा टाइप के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मैंने क्विक रिव्यू किया, सिर्फ गो थ्रू किया सारी वर्किंग को, और मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से देख लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं।